हेलो बच्चों, आज की इस एपिसोड में हम लोग जानने वाले हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस का बेसिक प्रॉपर्टी। ओके, तो चलो हम अपना एपिसोड को स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस के ऊपर। मेरे प्यारे बच्चों, हमें मालूम है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस जो है बहुत ही डेंजरस टॉपिक होता है हमारे फिजिक्स के लिए, और ये उतना ही इंपॉर्टेंट होता है हमारा फिजिक्स के लिए। इसके बिना हमारा फिजिक्स की कल्पना करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं अपना डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये जो सारे टर्म है ना, ये फंक्शन से आते हैं। ठीक है ना। फंक्शन मतलब वेरिएबल फैक्टर होने चाहिए। अगर वेरिएबल फैक्टर नहीं है तो उसका कैलकुलस में कोई काम नहीं होगा। हमने आपको बताया, क्या बताया, कि अगर यहाँ पे फंक्शन नहीं होगा तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में उसका कोई काम नहीं होता। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर, डिफरेंशिएशन होता है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पे ज्यादा डेप्थ में नहीं लेकर के जा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन हमारा आया कहां से, क्योंकि ये नीट में कभी नहीं आएगा कि डिफरेंशिएशन आया कहां से। हमारे पास आएंगे क्या, डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन को कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। प्यारे बच्चों, इससे हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। क्लियर है क्या? ओके सर। अब यहाँ पे रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? रेट मतलब होता है डिवाइड कर देना। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे छोटा सा टर्म, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, बस 1 मिनट में हम चीजें आपको क्लियर कर देंगे। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज में सबसे पहले आपको कोई एक फंक्शन लेना होगा। सपोज दैट हमने कोई एक फंक्शन लिया, एफ एक्स ले लिया, ठीक है, यस। अब ऐसे हमने रेट ऑफ चेंज किया, मतलब बाय में चेंज डिवाइडेड बाय एक्स में चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है बाय में चेंज डिवाइडेड बाय एक्स में चेंज। ठीक है, तो चेंज इन बाय, चेंज इन बाय डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स, ये हमारा क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज। और चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल वैल्यू ऑफ बाई माइनस में इनिशियल वैल्यू ऑफ बाई डिवाइडेड बाई फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स। हमें ये बताओ, फाइनल बाई माइनस इनिशियल बाई यानी चेंज इन बाई, तो चेंज को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं क्या? यस। तो डेल्टा बाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा बाई बाई डेल्टा एक्स, यानी कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज हमारे पास आ गया डेल्टा बाई बाई डेल्टा एक्स। ओके सर। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारा चेंज x टेंस टू 0 हो रहा हो, ठीक है ना, अगर यहाँ पे डेल्टा एक्स हमारे पास x, यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है, यहाँ पे जो x हमारा जो टर्म हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, यानी कि यहाँ पे ये जो फैक्टर है, ये डेल्टा बाई बाई डेल्टा एक्स जो टर्म है हमारा, इसमें हम लिमिट लगा दें। क्या लगा दें? लिमिट। क्या लगा दें? लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है क्या? अगर यहाँ पे x में चेंज बहुत कम किया जा रहा है, x टेंस टू 0 का मतलब ही होता है बहुत छोटा, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा, बट 0 नहीं। तो x टेंस टू 0 अगर करोगे तो बताओ, अगर आप x में बहुत छोटा चेंज करोगे तो y में बहुत ही छोटा चेंज आएगा। यस आएगा। अगर x काफी बड़ा कर दोगे तो फिर यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 वो चीजें नहीं रह पाएंगे। तो यहां से हमने क्या किया, इस पूरे फैक्टर का नाम हम देते हैं डी बाई बाई डी एक्स। इस पूरे फैक्टर का नाम क्या देते हैं? डी बाई बाई डी एक्स। और इसी डी बाई बाई डी एक्स को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है क्या? यहां से ये जो फैक्टर आया है हमारा, यही हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो गया। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो गया, यही हमारा क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो गया। क्लियर है क्या? ओके सर। और इसी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को मैथमेटिकल टर्म में हम क्या बोल देते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है क्या? इसी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का नाम हम लोग मैथमेटिक्स में देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है क्या? यानी कि अगर इसे मैथमेटिकल टर्म में हम बोल दें तो आप बोलोगे क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y
WRT यानी विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है क्या? अब x के रिस्पेक्ट में क्यों y को हमने ब्रेक किया? इसलिए क्योंकि y किसका फंक्शन था? x का फंक्शन था। y अगर यहाँ पे z रहेगा तो यहाँ पे dz आ जाएगा नीचे में, तो आप क्या करोगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z बोलना पड़ेगा। अगर कल को यहाँ पे हमारे पास a आ गया तो y किसका फंक्शन हो गया? a का, तो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा? नहीं, जिसके रिस्पेक्ट में वो वेरी कर रहा है डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में होता है, याद रखिएगा। जो भी टर्म जिस टर्म के अनुसार अपना वैल्यू बदल ले उसी के अनुसार उसकी डिफरेंशिएशन होती है, किसी और के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। ठीक है क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे हमने y हमारा x का फंक्शन है तो y का डिफरेंशिएशन आप यहाँ पे इस पार्टिकुलर केस में z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना? तो y किसके रिस्पेक्ट में ब्रेक होगा? x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें मालूम है कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चीजों को ब्रेक करना, स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट कर देना, यही होता है डिफरेंशिएशन। यस सर। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हो गया। आप ध्यान से सुनिएगा, यानी कि dy बाई dx ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो गया। ओके सर, सही है। आगे चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं? हमने डिफरेंशिएशन वाला टर्म तो देख लिया कि dy बाई dx को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ओके सर, ये आया कहां से? रेट ऑफ चेंज से आ जाता है। रेट ऑफ चेंज से हमारे पास डेल्टा बाई बाई डेल्टा एक्स आता है। यहाँ पे लिमिट हम लगा देते हैं x टेंड्स टू 0 तो कन्वर्ट हो जाता है dy बाई dx के फॉर्म में। क्यों सर? सर डेल्टा बाई और डेल्टा एक्स, dy और dx में क्या चीज का डिफरेंस है? छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ही छोटा का डिफरेंस है। डेल्टा बाई डेल्टा एक्स दोनों सेम चीज है, ये और ये दोनों सेम चीज है, बस अंतर इतना है यहाँ पे जो x है वो बहुत कम बदला है। बहुत कम बदलेगा तो बहुत ज्यादा का चेंज आएगा क्या? नहीं, बहुत कम का चेंज आएगा, और बहुत कम का चेंज आना ही हमारा डी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं हम। हालांकि इतना हमें बताना नहीं था, अब आगे चलते हैं अपना बेसिक रूल पे। ठीक है क्या? तो बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे। बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है क्या? बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ध्यान सुनेंगे, हम लोग फिजिक्स वाले हैं और फिजिक्स वाले डिफरेंशिएशन का नाम नहीं लेते हैं। फिजिक्स वाले नाम लेते हैं तो लेते हैं रेट ऑफ चेंज का, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का। ओके, याद रखिएगा। मगर क्या करें, थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज आ जाती है हम सबको और हम लोग बोल देते हैं डिफरेंशिएशन। लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं हमारे फिजिक्स में नाम दिया जाता, हमारे फिजिक्स में नाम दिया जाता है रेट ऑफ चेंज। क्या नाम दिया जाता है? रेट ऑफ चेंज। ओके, यस। अब बच्चों, सबसे पहला हमारा बेसिक रूल क्या कहता है? बेसिक फंडा क्या है हमारा? सबसे पहला रूल नंबर फर्स्ट हमारा ये कहता है कि अगर हमारे पास बाय कुछ फंक्शन हमारा x का और वो फंक्शन हमारा इस तरीके का है। ठीक है क्या? फंक्शन हमारा इस तरीके का है, x टू द पावर n का फंक्शन है। ठीक है क्या? बाय हमारा x का फंक्शन है और इस तरीके से बाय हमारा वेरी कर रहा है x के रिस्पेक्ट में x से पावर n के अनुसार। तो आपसे पूछा जा रहा है, बता दीजिए इसका डिफरेंशिएशन यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज dy बाई dx क्या होगा? ठीक है क्या? बहुत ही सिंपल है। ये बाय का जो वैल्यू है पुट कीजिए। बाय का वैल्यू क्या है? x टू द पावर n, तो नीचे में क्या आ जाएगा? dx आ जाएगा। फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा? इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास n इंटू में x से पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला सबको आता होगा, है ना? यस सर, n इंटू एक्स से पावर n माइनस 1। मगर इस फॉर्मूला को केवल फॉर्मूला से नहीं समझिएगा, इस फॉर्मूला को, इस टर्म को हर एक टर्म के समझिए। यानी ये जो टर्म है हमारे पास dx पावर n बाई dx, इसका हर एक टर्म को आप समझिए। केवल ये नहीं देखिए कि हमारे पास ये एक फैक्टर है, नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं। हमें यहाँ पे ये समझना है, पावर को समझना है और बेस को समझना है। ठीक है ना? आप पावर समझिए और बेस समझिए। जिस दिन आप पावर और बेस समझना स्टार्ट कर दिए ना, आपका डिफरेंशिएशन आसान हो जाता है। ठीक है क्या? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे छोटा सा टर्म हम ऐड करते हैं अपने तरफ से। इसे बोलिए बेस x को बोलिए बेस, ऊपर में बोलिए पावर n। इससे क्या होगा सर? आगे हमें क्वेश्चंस बनाने में आसान हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया,
हमने एक एग्जांपल लिया कि y इक्वल टू है हमारे पास x स्क्वायर, ठीक है क्या? तो इसका रेट ऑफ चेंज दैट मींस डिफरेंशिएशन क्या होगा y का x के रिस्पेक्ट में? आप कहोगे सर 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस। अगर हम आपसे बोले कि y का पावर हमारे पास हाफ है, ठीक है, तो बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि सर हाफ को बाहर लाइए और पावर में माइनस हाफ कर दीजिए। क्यों? 1/2 माइनस 1 करोगे तो माइनस हाफ आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब हम आपको इस तरीके का एक डिफरेंशिएशन दे रहे हैं, y इक्वल टू x पावर 2/3, ठीक है क्या? फिर से आप इसको डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई dx कीजिए। क्या करोगे? y की जगह जो फैक्टर है उसे लिख लीजिए, x पावर 2/3, y में नीचे में dx आ जाएगा, पावर हमारे पास 2/3 आगे आ जाएगा, 2/3 में -1 कर लीजिए, जो आएगा हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके सर। अब यहाँ पे बात हमारी रुकती नहीं है, बात अब आपका आगे बढ़ती रहेगी। यहाँ के बाद हमारे पास बात ये आती है कि ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं था, वेरिएबल टर्म था। अगर सपोज दैट हमारे पास कोई फंक्शन में कोई कांस्टेंट आ जाता है, प्योरली कांस्टेंट आ जाता है, तो उस कांस्टेंट का क्या होगा? हमने बताया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यानी कि पूरे कैलकुलस में, होल कैलकुलस में किसी भी कांस्टेंट का कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है ना? इंटीग्रेशन में थोड़ा सा अगर रहेगा भी तो उसको साइड करके ऐड कर देता है, बट डिफरेंशिएशन में तो पूरी तरीके से उसको नष्ट कर दिया जाता है। डिफरेंशिएशन में तो कांस्टेंट का नामो निशान मिटा दिया जाता है, ठीक है ना? अगर हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ गया, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म आ गया, y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट, कोई भी नंबर आ गया, पाई आ गया, ठीक है ना? पाई भी एक नंबर है, हमें मालूम है। पाई को उड़ा देगा, 4 5 6 7 सब को उड़ा देगा वो। अब यहाँ पे सी हमने दिया, यहाँ पे हमने कांस्टेंट ले लिया, ठीक है क्या? अब इस कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा किसी के भी रिस्पेक्ट में, वो क्या कर देगा? जीरो कर देगा, ठीक है ना? बाई हमारा सी, बाई का वैल्यू सी, कांस्टेंट, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है, याद रखिएगा, ठीक है? कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन नहीं होता यानी कि जीरो होता है। आगे चलते हैं। अगर सर हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों एक साथ हो, तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या था? वेरिएबल टर्म था, ये तो पावर है हमारा। अब हमारे पास इस तरीके का आ गया, a और x स्क्वायर आ गया। ए क्या हमारा? ए हमारा कांस्टेंट है, ए हमारा क्या है? ए हमारा कांस्टेंट है। ओके, यस सर। अब ए हमारा कांस्टेंट हो गया, तो ऐसे केस में हम डिफरेंशिएशन दैट मींस रेट ऑफ चेंज कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। आपको बाय की जगह जो वैल्यू है वो लिख लीजिए। आप वैल्यू लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, आप पर डिपेंड करता है, ठीक है क्या? ए एक्स स्क्वायर बाय में डी एक्स। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर हमारे पास केवल और केवल वेरिएबल टर्म है, तब तो आपका रूल के अनुसार डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अगर आपके पास केवल कांस्टेंट है, तब बिना कुछ सोचे उसको जीरो कर दीजिए, उसकी डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। और अगर हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों एक साथ आ जाए, जैसा कि यहां पे आया हुआ है, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों एक साथ आ जाए, तो कांस्टेंट को प्यार से उठा करके डिफरेंशिएशन के घर से बाहर कर दीजिए। बोलिए कि हम तुम्हें इसलिए बख्श रहे हैं, इसलिए क्षमा कर रहे हैं, इसलिए केवल घर से बाहर कर रहे हैं क्योंकि तुम एक्स के साथ आए हो। अगर तुम एक्स के साथ नहीं आते तो तुम्हारा भी वही हाल होता जो यहां हुआ है। क्या हुआ था? जीरो। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां भी हमारे पास अगर x नहीं होता तो a का भी वही बुरा हाल होने वाला था, लेकिन x का साथ ने a को बचा लिया। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? a को बाहर करेंगे प्यार से, और dx स्क्वायर और बाय में dx कर लेंगे। तो यहां से हम लोग क्या आ जाएगा? a और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी हमने बताया था क्या होता है? 2x होता है, तो 2x आ गया, यानी फाइनली 2ax। क्लियर है क्या? अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ लग जाता है तो वो कांस्टेंट बच जाता है क्योंकि उसने वेरिएबल का साथ दिया है, और वो कांस्टेंट कभी नहीं बचता जो अकेला कांस्टेंट हो। समझ में आ रहा है क्या? यस। आई होप आपको ये सारे टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे, और इन्हीं सभी टर्म को मिक्स करके अब आपके सामने क्वेश्चंस परोसा जाएगा।
अब क्वेश्चन किस तरीके से आपके सामने परोसा जाएगा वो देखिए, ठीक है ना। वो आपको प्लस के फॉर्म में, एडिशन के फॉर्म में रहेंगे, वो आपको सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाला फॉर्म तो अलग ही फॉर्म चलता है, उसकी बात हम अलग से करेंगे, लेकिन पहले इसका एडिशन फॉर्म देखते हैं अब हम, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएशन का एडिशन फॉर्म देखते हैं। एडिशन फॉर्म, ठीक है, क्या कौन सा फॉर्म? एडिशन फॉर्म। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, हमने एक फंक्शन चूज किया इस तरीके का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। हमने इस तरीके का एक फंक्शन को चूज कर लिया, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एनी प्रॉब्लम? नो सर। जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने पूछ दिया कि बताइए y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा। आप कहोगे क्या? dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। आपको यहाँ पे इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए हर एक स्टेप को हम समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बाय के जगह जो टर्म है उसे लिख दीजिए। बाय की जगह पे क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ओवरऑल डी एक्स। क्लियर है? यस सर। डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। आपको क्या करना है? ये डी सबको दे दीजिए, डी सबको दीजिए। क्यों? इस डी के ऊपर सभी का अधिकार है या नहीं है? इस डी के ऊपर सभी का अधिकार है। ए एक्स स्क्वायर का भी अधिकार है डी से मल्टीप्लाई करने का, बी एक्स का भी और सी का भी, तो सबको दे दीजिए, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा डी ए एक्स स्क्वायर, प्लस में फिर आ जाएगा डी बी एक्स आ जाएगा, और प्लस में डी सी आ जाएगा। आपको मालूम होंगे कि यहाँ पे ए बी सी हमारा क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है ना। चाहो तो आप लिख दो यहाँ पे कि ए बी और जो हमारा सी है वो हमारा कांस्टेंट है। क्या है? हमारा कांस्टेंट है, ठीक है क्या? ओके सर। अब बताओ यहाँ पे जिस तरीके से ऊपर वाला डी के ऊपर सभी का अधिकार था, सेम नीचे वाला जो डी एक्स है वो भी तो सभी का है ना। यस सर, वो भी सभी का है। तो क्यों करें हम एक पे सभी को देंगे, डी एक्स से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? यस सर। अब देखिए जो हमने रूल बताया, क्या वही रूल आया कि नहीं आया? क्या क्या बताया था? प्योरली कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट वेरिएबल दोनों एक साथ हो सकते हैं, और प्योरली वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों है, यहाँ भी कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों है, और यहाँ पे तो प्योरली कांस्टेंट है। अब प्योरली कांस्टेंट रहेगा तो उसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा इसको। तो यहाँ पे इसका ये तो गया। जब ये गया बच्चों तो dy बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा। अब देखो जरा, ए को बाहर कर दो, कांस्टेंट वेरिएबल दोनों, तो कांस्टेंट को बाहर कर दो और इसको डिफरेंशिएट कर दो, 2x आ जाएगा, तो 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे b को बाहर करोगे तो क्या बचेगा? dx बाई dx बच जाएगा। अब ये तो 0 हो जाएगा। इस टर्म को फिर से ध्यान दीजिएगा, dy बाई dx। यहां सब क्या करोगे? इसे 2ax कर दो, और इसे बताओ dx बाई dx को आप सोचो इस तरीके से कि वो उड़ गया, ठीक है ना। dx बाई dx वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। हमेशा याद रखिएगा dx बाई dx की वैल्यू 1 होती है। आप इस तरीके से भी सोचिए, जितना ऊपर उतना नीचे कैंसिल आउट करके वैल्यू 1 कर दिया। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे dx से पावर 1 है, बाय में dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले हम लोग पावर को डिफरेंशिएट करते हैं बेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पावर का डिफरेंशिएट करते हैं उसके बेस के रिस्पेक्ट में। तो पावर है यहाँ पे 1 है, तो पावर यहाँ पे आगे आ जाएगा, और पावर जो भी है उसमें -1 कर दिया जाता है, तो 1 इंटू में x से पावर 0 हो जाएगा, और 1 और किसी के भी पावर अगर 0 होती है तो उसका वैल्यू क्या होता है? ऑलवेज 1 होती है। तो यहाँ पे बताओ इसका वैल्यू ओवरऑल हमारा 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? b इंटू में dx बाई dx का वैल्यू क्या आया? 1 आया, अब प्लस में 0, यानी कि फाइनली हमारे पास आंसर आ रहा है, फाइनली हमारे पास आंसर आ रहा है 2ax प्लस में b। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से बच्चों आपको माइनस वाला भी काम कर जाएगा, है ना। इसी तरीके से आपको माइनस वाला भी काम कर जाएगा, माइनस वाला भी इसी तरीके से काम कर जाएगा। ax स्क्वायर माइनस bx और माइनस c अगर आपके पास आ गया तो प्लस हो या माइनस हो, डज नॉट मैटर।
इसका डिफरेंशिएशन करो 2ax आ जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन करो माइनस b आ जाएगा, खत्म। क्लियर है? अब हम आपको बता देते हैं वो टर्म जिसकी सहायता से आप बिना ये सारे टर्म किए हुए डिफरेंशिएशन कर सकते हो। बहुत सिंपल है, क्वेश्चंस देखना है और सोल्व कर देना है। कैसे करना है ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो जिसका भी फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, पहला पॉइंट। जिसका फंक्शन होगा डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में होगा, पहला पॉइंट याद रखिएगा। डिफरेंशिएशन फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में हमारे पास वेरी करेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे 3 टर्म लीजिए, 4 टर्म लीजिए, 5 टर्म लीजिए, डज नॉट मैटर, जितना टर्म लेना है आप ले लीजिए। ओके मेरे बच्चों, अब यहाँ पे क्या करना है, जो dy बाई जो dx है ना हमारा, जो dy बाई जो dx अभी जो हम बना रहे हैं, ये dy बाई dx हमारा फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन कहलाता है। हम बता देते हैं यहाँ पे, ये जो dy बाई dx हमारे पास है, हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। ये जो आपने बनाया dy बाई dx जो बनाया, इससे आपने क्या बोला? इससे आपने बोला डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कितने बार कर रहे हो आप? एक बार, एक बार कर रहे हो। तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है क्या। अब अगर हमारे पास इस तरीके से टर्म आ जाएगा डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, यानी कि डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, इसे हम लोग बोलते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे बोलते हैं वन डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हुआ, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हुआ, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हुआ है, ये हमारा क्या हुआ है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हुआ है। इज इट क्लियर? अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन का मतलब एक ही बार आपको डिफरेंशिएट करना है, और एक बार डिफरेंशिएशन का मतलब एक एक पावर को उड़ा देना है, एक एक पावर को उड़ा देना है। किसका पावर को उड़ाओगे भैया? वेरिएबल टर्म वाले पावर को उड़ा देना है और पावर से मल्टीप्लाई कर देना है, बस। अब देखो हम, और dy बाई और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा? डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा? ये आपका सेकेंड ऑर्डर ये आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कहलाता है। ये आपका क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता है। इज इट क्लियर? ये हमारा क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक बार जो आपने डिफरेंशिएशन किया है उसी के रिजल्ट को फिर से डिफरेंशिएट करना ही हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता है। ओके यस। अब सुनो ध्यान से, हमने अभी तक बनाया dy बाई डी एक्स, हमने अभी तक क्या बनाया? dy बाई डी एक्स, यानी कि इसमें से एक एक पावर को रिमूव कर देना है और पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। पावर को मल्टीप्लाई में ले आना है और एक पावर को उड़ा देना है। फर्स्ट डेरिवेटिव खत्म, फर्स्ट डेरिवेटिव खत्म। हमने वही तो किया। यहां पे देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या था? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। हमको क्या चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब सिंगल डेरिवेटिव हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव में हमने क्या बताया? जो पावर है उस पूरे पावर से मल्टीप्लाई कर दो और एक पावर को उड़ा दो। तो इसका ये ए तो कांस्टेंट था, एक्स स्क्वायर इसका पावर कितना था? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और एक पावर को उड़ा दिया, एक पावर को उड़ा दिया। तो एक पावर को उड़ा दिया तो एक पावर बच जाएगा। यस बच गया। ओके सर। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है? बी एक्स, इसका पावर कितना? 1। तो इसका पावर 1 तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, पावर आगे ला करके, और एक पावर को उड़ा दिया। एक बार डिफरेंशिएशन में एक बार पावर को उड़ाना पड़ेगा भाई साहब। इसके पास तो एक ही को पावर था, इसके पास तो 2 को पावर था, तो 1 को पावर बच गए। इसके पास तो एक को पावर है, तो क्या बचेगा? कुछ बचेगा क्या? कुछ नहीं। और इसके पास भैया, इसके पास तो एक्स नाम का कोई चीज ही नहीं है। जब एक्स नाम का कोई चीज ही नहीं है तो ये तो गया काम से, ये तो गया काम से। समझ में आ रहा है क्या? जिसके पास एक्स ना हो
उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। हम इसे बता सकते हैं कि वो कैसे होता है, लेकिन यहाँ पे उतनी जरूरत नहीं है। ये हमारा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर अगर करेगा। अब सपोज दैट इसी टर्म का सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन अगर आपसे पूछता, इसी इक्वेशंस का, इसी फंक्शंस का अगर आपसे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पूछ लेता, क्या करते हैं आप? कहेंगे सर पहला तो हमारे पास ये आया हुआ है, हाँ सर, दूसरा का अगर करोगे तो फिर से वही प्रोसेस, एक बार पावर ऑलरेडी आप रिमूव कर चुके हो, फिर से इसको रिमूव कर दो पावर को। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है? एक्स है, एक्स पावर क्या है? 1, तो पावर आगे लाओ और एक पावर को हटा दो तो 2a आ जाएगा, और b तो कांस्टेंट बच गया, यानी इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2a। क्या हो जाएगा? 2a। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है? आगे चले? यस, आगे चलते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, इसमें तो और हम कुछ कुछ खतरनाक क्वेश्चन अभी हम आपके सामने लाने वाले हैं। अभी तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल हम चीजें को आपको समझाने की कोशिश किए कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन काम कैसे कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास बच्चों इस तरीके से आएगा कि जैसे कि सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर आ गया, होल क्यू आ गया, होल पावर 2/3 आ गया, तब आप करोगे क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पे अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया वो ये आया, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर आ गया, का होल स्क्वायर आ गया। अब कैसे करोगे डिफरेंशिएशन इसका? बताओ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर आ गया, इस फॉर्मेट का कैसे करोगे डिफरेंशिएशन? अब आएगा वो वाला कॉन्सेप्ट जहां पे हमने x को बेस का नाम दिया था, जहां पे हमने x को बेस का नाम दिया था। यहां पे देखो, हमने बताया था कहीं पे, चलिए यहां पे देखिए, हमने बताया था आपको, यहां पे जो y इक्वल टू एक्स पावर जो n मान रहे हो ना फंक्शंस को, ये x आपका कुछ भी हो सकता है। ये आपका सिंगल x हो सकता है। आप यहाँ पे ये जो n है ये होल पावर n है, ये क्या? होल पावर n, x का होल पावर n है हमारा, और x हमारा क्या है? बेस है। x हमारा क्या है? बेस। तो इस फॉर्मूला को एक बार थोड़ा सा हम हिंट करेंगे और, ठीक है, ध्यान सुनिएगा बच्चों। n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला आपका तभी वैलिड हो पाएंगे जब हमारा बेस मैच कर जाएगा। सर बेस मैच कर जाने का मतलब क्या है आपका? बेस मैच कर जाने का मतलब मेरा ये है प्यारे बच्चों कि यहाँ वाला टर्म और यहाँ वाला टर्म मैच करना चाहिए। अगर ये वाला टर्म x और नीचे y मिल गया, या कुछ और टर्म मिल गया, कुछ और टर्म मिल गया, तो कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएगा बाय दिस फॉर्मूला, नहीं कर पाओगे। आप नहीं कर पाओगे यहाँ पे इस तरीके से कि ऊपर में हमारे पास है डी एक्स प्लस 2 का होल पावर 2 और नीचे आपका डी एक्स कर दोगे, इस रिस्पेक्ट में इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा। क्यों? यहाँ पे हमारे पास टर्म मैच नहीं किया। जब टर्म मैच नहीं करेगा तो डिफरेंशिएशन भी नहीं हो पाएगा। डिफरेंशिएशन तभी हो पाएंगे जब हमारा ऊपर और नीचे मैच कर जाए। ऊपर नीचे मैच नहीं करेगा भैया तो मैच करवाना पड़ेगा, और मैच करवाना आपका काम है। वो कैसे? मेरे साथ ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब हमारा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मैच कर जाएगा। अगर मैच नहीं करेगा तो n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 ये आपके लिए किसी काम का नहीं रह जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यस, इसीलिए हमने यहाँ पे बोला था बेस, बेस मैच करना चाहिए। अब देखो, हमने जो अभी क्वेश्चंस दिया, हमने क्या दिया बच्चों? हमने दे दिया कि y इक्वल टू, अब बताओ यहाँ पे पहले ये, यहाँ पे बेस हमारा कितना है? y इक्वल टू हमारे पास बेस और इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। इस बेस की जगह पे ये फैक्टर आ गया, क्लियर है। बेस की जगह पे हमारे पास आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इसका मतलब हो गया सिंपल सा कि अगर हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, अगर हमें क्या चाहिए? dy बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि बाई की जगह जो फैक्टर है वो लिख लीजिए, ax² प्लस bx का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, नीचे क्या लिखोगे, dx लिखोगे, ना ही dx नहीं लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे सर, जो बेस में है वो टर्म हम लिख लेंगे। बेस क्या है, ax² प्लस bx, यस, क्या काम हो गया, नहीं हुआ सर, हमने तो बेस को नीचे ला दिया, अब क्या करना है, याद रखिएगा सबसे पहले पावर को ब्रेक किया जाता है बेस के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशंस का मतलब समझते हो, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशंस का मतलब होता है कि जो फंक्शन आपने चूज किया है, जो भी फंक्शन आपने चूज किया है ना, उसका सभी फैक्टर को एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशंस का मतलब होता है कि आपके फंक्शन में जितने भी टर्म हैं उन सभी टर्म को एक एक बार तो ब्रेक करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या, इसका मतलब हुआ यहां पे इस फंक्शन में पावर था तो पावर को बेस के रिस्पेक्ट में आपने ब्रेक कर दिया, लेकिन बेस में आपको बहुत सारे टर्म है, ax² है और bx है, उसका क्या करोगे, आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे। सर उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, सुनिए जरा ध्यान से कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली में हमें चाहिए क्या, dy/dx चाहिए, क्या नीचे में RHS में dx मिल रहा है क्या, RHS वाले साइड की तरफ dx मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है ना, इसका मतलब जब तक dx नीचे में मिल नहीं जाएगा राइट साइड में, तब तक आपको डिफरेंशिएशन करते रहना है। वो कैसे, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, जब तक राइट साइड में, जब तक राइट साइड के नीचे में ये वाला मैच ना कर जाएगा, ये मैच नहीं कर जाएगा, तब तक आपको मल्टीप्लाई करते रहना है। किससे मल्टीप्लाई करते रहना है, हर एक फैक्टर के नीचे वाले से। तो यहाँ का फैक्टर क्या है नीचे में, जो भी है यहाँ पे लिखो ax² प्लस bx, ठीक है क्या। आप ध्यान सुनिएगा, अब नीचे में dx आ सकता है क्या, हमें नहीं मालूम, आप खुद बता दो, क्या d इसके साथ जा सकता है, बिल्कुल जाएगा, क्या ये d इसके साथ जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, तो d इसके साथ जाएगा तो ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, फिर से पावर का डिफरेंशिएशन, और ये पावर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, बेस के रिस्पेक्ट में, बेस हमारा क्या है x, अब मैच कर गया, देखिए यहाँ भी dx नीचे में, यहाँ भी dx नीचे में, और अगर आप मैथमेटिकली देखो तो ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा, तो वही चीज है कि नहीं है, यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दोनों का काम हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर बेस मैच कर जाएगा तो बेस एज इट इज आ जाएगा, ax² प्लस bx आ जाएगा, राइट, और पावर जो है उसे मल्टीप्लाई कीजिए और पावर में -1 कीजिए, खत्म कहानी। अब यहाँ पे अंदर का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो अंदर की बात है यहाँ पे, तो पावर 2 आगे आएगा तो 2 और a बाहर हो जाएगा और x हो जाएगा प्लस में b, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है क्या। अब हम इसका शॉर्ट में बता देते हैं, इसकी शॉर्ट हम देख लेते हैं तुरंत। शॉर्ट वगैरह के लिए कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट ही है हमारे पास है। जैसे सपोज हमने लिया आपको x² प्लस 3x लिया, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर कर दिया, हमने पूछ दिया कि बताइए इसका dy/dx क्या होगा, यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएशन सभी टर्म को कर दीजिए, तो सबसे पहले पावर को कीजिए, पावर पहले आ जाएगा, तो पावर पहले आ जाएगा, x² प्लस 3x हो जाएगा, ठीक है क्या। पावर को डिफरेंशिएट किए बेस के रिस्पेक्ट में, ओके। अब अंदर घुस जाइए, अंदर घुस के मारना है हमको, केवल ऊपर ऊपर नहीं मारना है हमको। फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड डिफरेंशिएशन, चाहे जितना ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हो, अंदर तक घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। समझ में आ रहा है क्या, एक भी टर्म को हम छोड़ने वाले नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये पावर का तो काम कर दिया, अब अंदर चलते हैं, तो अंदर गए तो क्या मिल गया, x² लीजिए 2x आ जाएगा और 3x का 3 आ जाएगा, खत्म। यही हमारा डिफरेंशिएशन है। इज इट क्लियर, ओके सर, आगे चलते हैं। अब हम आगे चले, ओके। ये था हमारे पास डिफरेंशिएशन से कुछ
फंक्शन। और नेक्स्ट अगर हम y इक्वल टू आपके लिए देते, आप बना लीजिएगा 3x² प्लस 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर दे दिया, ठीक है। इससे ज्यादा टफ आपके फिजिक्स में नहीं आने वाला है, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे मेरे प्यारे बच्चों आपसे ये टेस्ट नहीं करेगा कि आपको मैथमेटिक्स आता है कि नहीं आता है, आपसे ये टेस्ट करेगा कि आपको फिजिक्स का क्वेश्चन सोल्व करने आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। इसलिए इससे ज्यादा ऊपर नहीं लेके जा सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं लेके जाएगा, कभी नहीं लेके जाएगा, ठीक है ना, यकीन रखिए मेरा। तो y इक्वल टू 3x² प्लस 2x माइनस 4 की होल स्क्वायर मिलेगा, बना लीजिएगा। क्या करोगे, सबसे पहले पावर को लाओ, बेस वही रह जाएगा, फिर अंदर घुस के मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। ओके, यस सर। अब ये हमारे पास जो नाम देते हैं इस टाइप के डिफरेंशिएशन का, वो देते हैं चेन रूल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, इसी का नाम चेन रूल दे देता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, यस आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एक न्यू टाइप का डिफरेंशिएशन हम देखते हैं, वो आपका रहेगा क्या, हमारे पास y इक्वल टू e टू द पावर x। अब e के पावर x का मतलब क्या हुआ, e क्या है, e जो है हमारा जो टर्म है उसका नाम बोलता है एक्सपोनेंट। क्या बोलता है, एक्सपोनेंट, ठीक है। अब इस एक्सपोनेंट का अपना एक वैल्यू होता है, हालांकि वो वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं 2.71, ठीक है ना, 2.71 हमारे पास एक्सपोनेंट का वैल्यू होता है, ठीक है। क्या, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे e का वैल्यू होता है 2.71, ओके सर। और इसका पावर कितना है, x। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम पावर को ब्रेक कर रहे थे बेस के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे पहली बार ऐसा होगा एक्सपोनेंशियल वाले में, एक्सपोनेंट वाले में फर्स्ट टाइम ऐसी होगी कि बेस को तोड़ेंगे पावर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्या, बेस को तोड़ देंगे पावर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ई एक्स, और यहाँ पे बेस को तोड़ेंगे पावर के रिस्पेक्ट में, पावर क्या है, एक्स। तो आंसर हमारा यही आएगा। एक्सपोनेंशियल वाले टर्म में डिफरेंशिएशन चेंज नहीं करता है, ठीक है। हाँ, बस पावर हमारा x होने चाहिए। अगर आप किसी तरीके से पावर में छेड़छाड़ कर दोगे तो भाई, जब छेड़छाड़ कर दोगे तो रिजल्ट तो चेंज हो ही जाएगा, नहीं होगा क्या। अब जैसे आप मूवी देखे होंगे 3 इडियट्स, वहां पे चेक की जगह बा कर देता तो क्या क्या हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास डी बाई डी एक्स, हमारे पास e के पावर x। अगर यहाँ पे e के पावर x में हमारे पास कुछ छेड़छाड़ कर दिया जाए, छेड़छाड़ करने का मतलब हमने x² कर दिया, 2x कर दिया, x² प्लस 3x माइनस 4 कर दिया, तब चीजें वही रहेंगे, बट थोड़ा सा प्रोसेस और एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा। आओ देख लेते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट y इक्वल टू e के पावर 2x हमने कर दिया, ठीक है क्या, ओके सर। एक चीज बताएं, बहुत ध्यान सुनिएगा, कॉन्सेप्ट जो है ना वो तो रहेगा। एक्सपोनेंशियल वाले में एक चीज तो क्लियर है कि जो रहता है वो तो रहेगा। साइन वाले में यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं उन सभी का डिफरेंशिएशन में, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, ये सारे में जो है वो तो रहेगा। बस जो एंगल है उसको छेड़छाड़ कर दिए तो उसका डिफरेंशिएशन आपको अलग से करना होगा, हम आगे बात कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने बताया क्या कि e के पावर 2x का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले जो है वो तो रहेगा, जो है वो तो रहेगा, ठीक है ना, डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं हम, जो है वो तो रहेगा, बस आपको पावर का डिफरेंशिएशन फिर कर देना है। तो पावर कितना है, 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 आ जाएगा, खत्म, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है क्या। अगर पावर में कुछ एक्स्ट्रा छेड़छाड़ कर दिए हैं तो पावर का डिफरेंशिएशन करके आप आंसर ले आइए, खत्म हो जाएगा कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया y इक्वल टू e टू द पावर माइनस में बीटा एक्स, ओके। तो इसके अगर हम डिफरेंशिएशन आपसे पूछ ले तो क्या होगा, सर इसके डिफरेंशिएशन होगा, जो टर्म है उसकी तो होगा, वो तो होगा ही, ठीक है। और माइनस बीटा एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से कर लो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो माइनस बीटा आ जाएगा। लीजिए आगे आंसर, यानी माइनस बीटा और e की पावर माइनस में बीटा एक्स, दिस इज योर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर।
क्लियर है? यस सर। अब यही एक्सपोनेंट, ध्यान सुनिएगा, अगर यही एक्सपोनेंट को हम लॉग के साथ ऐड कर दे, लॉग को बेस में डाल दे, तो वही लॉग हमारा नेचुरल लॉग बन जाता है। ठीक है ना? अगर यही हमारा एक्सपोनेंट को, इसी एक्सपोनेंट को हम लॉग में ऐड कर देते तो वो नेचुरल लॉग बन जाता है। तो डिफरेंशिएशन हम नेचुरल लॉग का ही निकालते हैं। ठीक है ना? लॉग बेस 10 का नेचुरल लॉग, मतलब लॉग बेस 10 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हम लोग नहीं निकालते हैं। ठीक है ना? लॉग बेस 10 हमारा नेचर में एग्जिस्ट नहीं करने वाला है, वो केवल कैलकुलेशंस के लिए होता है। लेकिन लॉग बेस जो ई है हमारा, वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना? चलिए तो आगे चलते हैं। हमने लिया बाई इक्वल टू एल एन, ठीक है ना, एल एन एक्स। अब एल एन एक्स का मतलब क्या होता है? हमें मालूम है कि बाई इक्वल टू एल एन एक्स का मतलब हो गया लॉग एक्स बेस ई। ओके, तो यहां से हमारे पास जो डिफरेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स, यानी कि एल एन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास, वो हमारे पास होता है क्या? 1/x। क्या हो जाता है? 1/x। याद रखिएगा, लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। इज इट क्लियर? यस सर। आगे चलते हैं हम। अब हम आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं बाई इक्वल टू साइन एक्स। क्या ले लेते हैं? बाई इक्वल टू साइन एक्स। ओके, अच्छा, बाई इक्वल टू साइन एक्स जाने से पहले यू इंटू वी वाला फैक्टर देख ले क्या? चलिए यू इंटू वी वाला फैक्टर हम देख लेते हैं। हमने एक फंक्शन लिया बाई इक्वल टू यू इंटू वी। हमने आपसे बोला बच्चा कि यू भी हमारा एक्स का फंक्शन है और वी भी हमारा एक्स का फंक्शन है। ठीक है क्या? हमने एक ऐसा टर्म चूज किया u इंटू वी का, जिसमें u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है। तो बताओ क्या हम कहेंगे कि बाई जो हमारा x का फंक्शन है, क्या ये हजम नहीं होगा या होगा? यानी आप ऐसे समझो जैसे कि आप हमसे पढ़ रहे हो, आप हमें फीस दोगे, है ना? आप हमें जब फीस दोगे, हम आपसे फीस मांगेंगे, आप क्या कहोगे कि ठीक है, हम अपने मम्मी पापा से मांग करके आपको फीस दे देंगे सर। ओके, इसका मतलब हम आप पे डिपेंड किए और आप अपने मम्मी पापा पे डिपेंड किए। इसका मतलब अगर हम कहेंगे कि हम डायरेक्ट रूप से आपके मम्मी पापा पे डिपेंड किए, क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? नहीं। इसका मतलब डायरेक्ट फॉर्म में हम देखें तो बाई आज भी किसका फंक्शन है? एक्स का ही फंक्शन है। हम यहाँ पे बाई किसका फंक्शन मानेंगे? एक्स का ही फंक्शन मानेंगे। तो जब एक्स का फंक्शन हो गया तो बाई को जब ब्रेक करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे? एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे। यस, बाई की जगह पे क्या है? यू इंटू वी, और फिर क्या करोगे? डीएक्स। u इंटू वी के फॉर्मेट में रहेगा तो इसकी डिफरेंशिएशन होता है क्या है? ध्यान सुनिएगा, किसी भी एक टर्म को बाहर कीजिए। हमने u को बाहर किया, v को डिफरेंशिएट किया, फिर हमने क्या किया? जो अंदर उसको बाहर, बाहर वाले को अंदर, मतलब पोजीशन यानी स्थान में हमने परिवर्तन कर दिया। तो यहां से हमारे पास v बाहर आ जाएगा और u को इंसर्ट कर देंगे। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है क्या? अगर हमारे पास u इंटू वी के फॉर्मेट में रहेगा तो u dv बाई dx हो जाएगा, प्लस में v dv बाई dx। क्लियर है क्या? u dv बाई dx प्लस v du बाई dx। ओके, यस। आगे आते हैं नेक्स्ट। बाई इक्वल टू हमारे पास अगर u बाई v हो गया, क्या हो गया? u बाई v। फिर से वही चीजें हमारे पास आ गया, u हमारा x का फंक्शन हो गया, v भी हमारा x का फंक्शन हो गया। तो अगेन हमारे पास जो डिफरेंशिएशन होगा बाई का, वो x के रिस्पेक्ट में ही होने वाला है। यस सर। तो यहां से हमारे पास अगेन आ जाएगा dy बाई dy बाई dx। क्या आ जाएगा? u बाई v हो गया ना बच्चा, बाई में dx। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? v स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? v स्क्वायर कर देंगे। नीचे वाला जो टर्म है उसका स्क्वायर कर दीजिए, जिसका स्क्वायर किए उसको बाहर कीजिए और u को डिफरेंशिएट कीजिए। सर यहाँ पे आप पहले u v को अंदर और u को बाहर नहीं कर सकते? नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि बीच में माइनस आ जाता है। ठीक है ना? यहाँ पे u बाहर हो जाएगा और dv बाई dx हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये याद रखिएगा। ठीक है क्या? इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? आगे चले? यस, आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं साइन की ओर। किसकी ओर आ जाते हैं? साइन एक्स की ओर। अगर हमारे पास बाई इक्वल टू साइन एक्स हो गया, अब एक्स हमारा क्या? एंगल है।
अब एंगल आज एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, एंगल थीटा रहेगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर है? यस सर। तो सपोज दैट यहाँ पे हमने लिया एक्स ही लिया, थीटा नहीं लिया, तो यहाँ पे dy बाई dx क्या हो जाएगा? ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे बाई किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है? नहीं, बाई एक्स का फंक्शन नहीं है यहाँ पे, बाई यहाँ पे फंक्शन है साइन ऑफ एक्स का। सर क्या कर रहे हो आप, फंसा रहे हो? नहीं, बाई यहाँ पे जो फंक्शन है वो साइन ऑफ एक्स का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? साइन ऑफ एक्स का फंक्शन है। साइन किसका फंक्शन हुआ? एंगल का। एंगल क्या है यहाँ पे? एक्स है। इसका मतलब अगेन बाई किस पे डिपेंड किया? एक्स पे। बताओ, साइन अपने आप में बदल सकता है क्या? नहीं, साइन का साइन एक केवल रेशियो का नाम है। साइन केवल एक रेशियो का नाम है। वो रेशियो क्या है? पी बाई एच। इससे ज्यादा साइन की औकात नहीं है मेरे भाई। साइन की औकात केवल पी बाई एच तक ही सीमित है। इसके आगे जो वैल्यू होता है ना, वो तो एंगल डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? एंगल। कि 0 डिग्री साइन को दे देंगे तो कितना वैल्यू बना देगा, 30 डिग्री देंगे तो साइन कितना वैल्यू बना देगा, 40 डिग्री देंगे तो वैल्यू कितना बना देगा, 37 डिग्री देंगे साइन को तो साइन कितना वैल्यू बना देगा। वो तो केवल वैल्यू बनाने के लिए बना है मेरे भाई साइन। बाकी असली गेम कौन करता है? एंगल। साइन तो एक लेवर हो गया, मालिक तो एंगल है। मालिक जो कहेगा साइन वो करेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां से हमारे पास बाई की जगह पे आप लिखोगे साइन एक्स। क्या लिख दोगे? साइन एक्स। और डिवाइडेड बाई साइन वेरिएबल है कि एक्स, एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। क्या होता है? कॉस एक्स। याद रखिएगा, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। और ये तभी तक केवल वैलिड है, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स तभी वैलिड है जब हम डिफरेंशिएशन उसके एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं, उसके एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब अगर हम ले बाई इक्वल टू कॉस एक्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कॉस एक्स। तो इसकी जो डिफरेंशिएशन है डी बाई डी एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन होता है माइनस में साइन एक्स। फिर से चीजें वही रिपीट करेगा, बाई की जगह पे आप कॉस एक्स लिखो और कॉस वेरिएबल होगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स आ जाएगा नीचे में, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में साइन एक्स। यानी कि साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। और बात करें tan x का, तो tan x की डिफरेंशिएशन जो होता है बाई इक्वल टू tan x की जो डिफरेंशिएशन होता है, tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या हो जाता है? tan x का डिफरेंशिएशन हमारे पास sec स्क्वायर x हो जाता है। क्या हो जाता है? sec स्क्वायर x हो जाता है। ठीक है क्या? आप यहां से भी निकाल सकते हो, u बाई v के फॉर्मेट से भी आप इसे निकाल सकते हो। बाई इक्वल टू जो tan है उसको आप लिखोगे sin x और बाई में cos x लिखोगे। ठीक है ना? इसे आप u काउंट करो, इसे आप v काउंट करो। ठीक है, तो dy बाई dx u बाई v के फॉर्मेट से आप ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा? नीचे वाले को स्क्वायर तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, फिर v वाले को क्या किया था हमने? बाहर किया था। देखिए, तो v को बाहर यानी cos को बाहर करेंगे। यस, फिर क्या करेंगे? u को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? cos हो जाता है, तो cos x हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस फार्मूला से तो माइनस आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? u को बाहर करेंगे, मतलब साइन को बाहर करेंगे तो साइन को बाहर कर देंगे। यस, नीचे वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे क्या है? cos। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे साइन x आ जाएगा। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि वैल्यू 1 और 1 बाई cos स्क्वायर एक्स हमारा क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहां से भी आप चाहो तो आप निकाल सकते हो, बट इसकी कोई जरूरत नहीं था। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ओके, आगे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूला था वो सारे फॉर्मूला को हम एक एक पेज पे, एक स्लाइड पे हमने आपके लिए लिख दिया है। ये फॉर्मूला आप देख सकते हो, है ना? ये सारे फॉर्मूला हमने कवर कर लिया है, इसमें से एक भी फॉर्मूला हमने छोड़ा नहीं है। सारे के सारे फॉर्मूला हमने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम आगे आते हैं और कुछ टर्म को और समझने की कोशिश करते हैं। सर वो क्या? ध्यान सुनिएगा। अगर हमने आपको ये बोला, अगर हमने आपको ये बोला कि एक एग्जाम्पल आप सोल्व कीजिए, और वो एग्जाम्पल हमारे पास इस तरीके का है, y इक्वल टू साइन 3x, हमारे पास ये आ गया। y इक्वल टू साइन 3x आ गया। इसकी डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? बहुत सिंपल है हमारे पास, dy बाई dx करोगे। यस सर, dy बाई dx करेंगे। आपको क्या करना है? y का फैक्टर लिख लेना है, साइन 3x। अब यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे आप dx लिखोगे? क्या dx लिखना पसंद करोगे? यहाँ पे सर कुछ हजम नहीं हो रहा है।
यहाँ पे dx नहीं लिख पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल केवल 3x नहीं है बल्कि 3x है, तो एंगल यहाँ पे 3x लिखोगे, ठीक है क्या? 3x लिखोगे। और अब देखो मैच किया क्या? नहीं ना, तो जो मैच नहीं किया इसका मतलब फिर से ये टर्म को आप लिखोगे ऊपर में, तो d3x। अब यहाँ पे देखो 3 को बाहर, dx का डिफरेंशिएशन dx अब आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे एंगल मैच कर गया तो साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, तो cos 3x और इसका डिफरेंशिएशन 3 आ जाएगा, यानी कि 3 cos 3x। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है? आगे चले। अब इसको हम लोग इतना बनाएंगे क्या? अरे भैया छोड़ो, अरे आओ छोटे से मेथड पे। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो साइन दिख रहा है ना उसका डिफरेंशिएशन तो होगा भैया, साइन दिख रहा है उसका डिफरेंशिएशन तो वही होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम बना लेते हैं, इसी क्वेश्चन से बना लेते हैं, इसी पे। बाई इक्वल टू क्या दिखा हमारा? साइन 3x दिखा। यस, इसके डिफरेंशिएशन को हमने बाई डैश सिंबल दे दिया, ठीक है? डी बाई dx को हमने बाई डैश नाम दे दिया। अब यहाँ पे साइन 3x हो गया। अब साइन 3x जो है टर्म उसका डिफरेंशिएशन वो तो होगा, इसमें नो डाउट, साइन का डिफरेंशिएशन cos 3x होगा। लेकिन अगर एंगल में कुछ एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है, एंगल में पावर 1 और कोफिशिएंट 1 के अलावा अगर कुछ आ जाता है तो फिर से डिफरेंशिएशन कर दीजिए, एंगल में घुस के एंगल को डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अगर एंगल केवल x दिखा, कुछ नहीं करना है। अगर एंगल x में किसी भी टाइप का छेड़छाड़ किया गया हो, चाहे पावर के साथ या फिर कोफिशिएंट के साथ, आप उसको अंदर में घुस के तमाम कीजिए, ठीक है? तो अंदर में घुस जाइए, अंदर में हमारा 3x और 3x का डिफरेंशिएशन 3 नहीं होता है ना? यस सर। तो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ तो जरा। अगर हमने बाई इक्वल टू cos x स्क्वायर प्लस 2 हमने ले लिया, अब क्या होगा? बाई डैश यानी कि डिफरेंशिएशन हो गया। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन, जो एंगल है उसे लिखो, और एंगल जो है वो तो लिखाएगा, लेकिन अब एंगल में घुस के काम तमाम कीजिए। तो एंगल में घुसोगे तो क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, यानी कि माइनस 2x इधर आ जाएगा, माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्लियर है क्या? ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आपके लिए ले इस तरीके का कि बाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 हमने ले लिया, ठीक है क्या? क्या करोगे भाई साहब? ये जो साइन स्क्वायर है इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है क्या? का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें मालूम है कि सबसे पहले डिफरेंशिएशन होल पावर का किया जाता। अगर सबसे पहले होल पावर आ जाएगा तो होल पावर को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बेस के रिस्पेक्ट में, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो पावर आगे आ जाएगा, और जो बेस है वो बेस लिखा जाएगा। तो साइन और क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस में 3, ये तो पावर का अपने किया। चलिए पावर को ब्रेक कर दिया, अब अंदर में आ जाइए, अंदर में क्या मिला? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस, जो एंगल है वो लिख लीजिए, ठीक है क्या? सबसे पहले इसको ब्रेक करना है, सबसे पहले पावर को फिर साइन को, पावर को ब्रेक किए तो ये वाला रिजल्ट आया बेस के रिस्पेक्ट में, साइन को डिफरेंशिएट किए ये आया। अब एंगल को भी तो करना है, तो एंगल का करोगे तो 2x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2x। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको एक सिस्टम पकड़ में आया होगा कि डिफरेंशिएशन हम करते कैसे हैं, और यहीं पे हम डिफरेंशिएशन को स्टॉप करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा डिफरेंशिएशन हमारे किसी काम का नहीं होता। डिफरेंशिएशन का तो आपके लिए खत्म होता ही नहीं है, ठीक है ना? डिफरेंशिएशन का भी खत्म नहीं, वो पढ़ते ही जाना पड़ेगा। लेकिन क्या सारा डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे क्या? नहीं। अरे भाई हमको उतना चाहिए जितना हमारे फिजिक्स में आए, तो हमारे फिजिक्स में इससे ज्यादा नहीं आती है, ठीक है ना? कभी नहीं आएगा इससे ज्यादा। तो आपके लिए और हमारे लिए इस सीरीज में डिफरेंशिएशन को हम विराम देते हैं, और डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या क्या किए हमने देख लिया। अब डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा यूज देख लेते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे डिफरेंशिएशंस का यूज करते हैं अपने फिजिक्स में। हमने डिफरेंशिएशंस को विराम दे दिया है और डिफरेंशिएशंस का यूज देखेंगे। तो अब हेडिंग डालेंगे हम यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, ठीक है क्या? चलिए तो आते हम अपना यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स के ऊपर। यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, ठीक है क्या? यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स।
क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके सर। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि इसके बिना, इस डिफरेंशिएशन के बिना हमारे फिजिक्स तो अधूरा है। यस सर। और हमें मालूम है कि जो आपने क्लास 9th में जो पढ़ा था, इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सारे टर्म, ये सारे के सारे टर्म क्लास 11th में आते ही हमने dy बाय dx के फॉर्मूला से सोल्व करना स्टार्ट किया था। जितने भी फॉर्मूला हमने बनाया है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सारे फैक्टर्स, वो सारे चीजें हमने डिफरेंशिएशन से ही तो लाया है। यस, ओके। अब ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब हो गया कि डिफरेंशिएशन का यूज करके सबसे पहले डिफरेंशिएशन क्या था? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या था? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। यानी एक चीज तो क्लियर हो गया प्यारे बच्चों कि डिफरेंशिएशन का यूज करके हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी क्वांटिटी का इंस्टेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी का किसी पार्टिकुलर टाइम पे वैल्यू निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि आप कहोगे क्या? पहला पॉइंट कि फॉर कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी का इंस्टेंटेनियस वैल्यू को कैलकुलेट करने में। क्लियर है क्या? फॉर कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड, अब जैसे सपोजिट कुछ यहाँ पे हम टर्म लिख लेते हैं। जैसे हमें भी निकालना होता है तो क्या करते हैं सर? अगर हमें भी निकालना होता है तो dx बाई dt करते हैं। यस। अगर हमें a निकालना हो तो dv बाई dt करते हैं। यस। क्लियर है क्या? अगर हमें फोर्स निकालना हो तो dp बाई dt भी कर देते हो। यस, है ना? क्लियर है क्या? तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। आपको पावर निकालना होता हो तो dw बाई dt कर देते हो, है ना? अगर आपको पावर निकालना होता हो, पावर p यानी कि पावर निकालना हो तो क्या कर देते हो? dw बाई dt कर देते हो, है ना? I निकालना हो dq बाई dt कर देते हो, I निकालना हो, करंट निकालना हो dq बाई dt कर देते हो। तो यहाँ पे ज्यादा हम फिजिक्स के टर्म में नहीं जाएंगे, बस हम बता रहे हैं कि सारे के सारे इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपके डिफरेंशिएशन से ही तो निकलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अब देखिए कितनी खतरनाक है हमारा। जब आप पढ़ते हो कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है कैसे पता लगता है? अरे भैया डिफरेंशिएशन से तो पता लगता है कि वो फोर्स आपकी कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव है। इसका मतलब ये हो गया कि फिजिक्स में हमारे पास बहुत दबदबा है। किसका? इसका बहुमत बहुत है। किसका? डिफरेंशिएशन। कहां पे? फिजिक्स में। आगे आते हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अकेला सरकार बनाने की दमखम रखता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पूरे फिजिक्स में अकेला सरकार बनाने की कैपेसिटी रखता है। आगे आते हैं। नेक्स्ट अब क्या है कि जो डिफरेंशिएशन है ना, इस डिफरेंशिएशन का यूज करके आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। डिफरेंशिएशन का यूज करके किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना? तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम में, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो मैक्सिमा मिनिमा में तो हम लोग इसका क्वेश्चंस बनाएंगे तो देख लेंगे। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा में आगे आते हैं। थर्ड नंबर भी बहुत डेंजरस है। इसका यूज करते हैं हम लोग स्लोप निकालने में। कहां पे? स्लोप निकालने में। तो स्लोप यहाँ पे हम किसी भी टाइप का आपके सामने एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि स्लोप हम कवर करेंगे ग्राफ में। कहां पे? ग्राफ में। बट लिख देते हैं कि फॉर स्लोप में, और स्लोप में इसका यूज करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम में करते हैं, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू को कैलकुलेट करने में करते हैं। ओके, ये सारे जगह पे हम अपना डिफरेंशिएशन का सहारा लेकर के अपना रास्ता आसान बना लेते हैं। ठीक है ना? इसीलिए तो न्यूटन ने अपना काम बनाने के लिए 10 बरस कैलकुलस में टाइम दिया था, है ना? वो शादी करना तक भूल गया कि हमें शादी भी करना है। ठीक है ना? रिंग पहन लिया, शादी करने का उसको याद ही नहीं रहा। बताओ,
ऐसा भी होता है, रिंग पहनने का याद था, उसको शादी करने का याद ही नहीं था, क्योंकि उसने कैलकुलस में घुस गया था और 10 साल लगा दिया कैलकुलस में। क्या हुआ दुनिया में, क्या हुआ उसके साथ, उसको ये भी नहीं मालूम रहा। इस लेवल का वो था न्यूटन, ठीक है ना। न्यूटन में थे दम, न्यूटन में तो दम खम है भाई। लोग दुनिया चाहे जो बोल ले, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ का धर्म ग्रंथ पढ़ करके न्यूटन ने बहुत बड़ा बड़ा थ्योरम दिया। भाई तो इंडियन के यहाँ था, हमारे यहाँ बुक था, तो हम क्यों नहीं दिए? आज भी हमारे यहाँ ग्रंथ है ना, क्यों नहीं आज हम कुछ दे पा रहे हैं? क्यों नहीं दे पा रहे हैं? मेरे यहाँ बुद्धि थोड़े है, मेरे यहाँ बुद्धि नहीं है। आगे आते हैं। ये न्यूटन तो बोलता भी नहीं है कि चोरी की है, न्यूटन ने सच में चोरी किया है, नो डाउट। लेकिन एक मैक्सवेल है, ठीक है ना, मैक्सवेल वही ऑस्ट्रेलिया वाला जो क्रिकेट खेलता है ना, पीटेंगे ना। जो चार इक्वेशंस दिया था वेव के लिए, आपको मालूम होगा, नहीं होगा मालूम, हम बता देंगे। मैक्सवेल ने तो बताया कि हाँ ये फॉर्मूला मेरा नहीं है। उसने बोला, खुलेआम बोला था दुनिया को कि ये मेरा फॉर्मूला नहीं है, मैंने किसी और के फॉर्मूला से अपना फॉर्मूला बनाया है दम तो किसी को हटा दो ये मेरा फॉर्मूला। क्योंकि उसी फॉर्मूला से फिर हमने आगे चल करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे चीजें आपको मानना पड़ेगा कि चोरी तो सब कोई करता है, लेकिन कोई बताता है, कोई नहीं बताता है। और कोई बस ये बोल देता है कि चोरी किया, लेकिन उसको खुद ये दम नहीं है कि न्यूटन जैसा काम वो खुद कर सकता है, ठीक है ना। कोई नहीं कर सकता है। न्यूटन ने एक काम नहीं किया, बहुत काम किया है, ठीक है ना। पूरे फिजिक्स में बहुत सारे मैथमेटिक्स के पार्ट में उन्होंने काम किया है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। जैसे सपोज दैट हमारे पास x इक्वल टू 2t स्क्वायर है, x इक्वल टू 2t स्क्वायर है प्लस 3t है और माइनस 4 है, ठीक है। क्या हमारे पास किसी पार्टिकल का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन दिया गया है, ठीक है ना। कोई एक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में इस तरीके से वेरी कर रहा है, 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 के अनुसार वेरी कर रहा है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द v एंड a एट t इक्वल टू 1 पे, ठीक है। क्या चलिए एक क्वेश्चन से बताएंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर मैकेनिक्स में तो हमारा आ ही जाएगा ये सारे टर्म। तो v इक्वल टू अभी हमने देखा dx बाई dt होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो आपको मालूम है कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर यहाँ पे आ जाएगा, तो 4t हो जाएगा और प्लस में 3 हो जाएगा। और t का वैल्यू कितना है? 1 है, तो 3 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर एक्सीलरेशन की आप बात करोगे, है ना, अगर आप एक्सीलरेशन की बात करोगे तो एक्सीलरेशन क्या होता है? dv बाई dt होता है, मालूम है? यस है। इसकी और फॉर्मूला होता है v dv बाई dx होता है, d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर होता है। ये तो सारे टर्म तो हमारा मैकेनिक्स का पार्ट है, ठीक है। चलिए तो a इक्वल टू dv बाई dt, तो a इक्वल टू dv बाई dt यानी कि किसको डिफरेंशिएट करोगे? इसको करोगे? ना 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 भैया, कभी नहीं। कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन ना कीजिएगा, जीरो कर देगा, ठीक है। करना पड़ेगा आपको 40 प्लस 3 का। तो 40 का डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका पावर 1, पावर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये कांस्टेंट 0, यानी कि एक्सीलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? और ये सारे टर्म तो हमारा मैकेनिक्स में तो भर भर के आएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा पढ़ेंगे इस टाइप का क्वेश्चन जब हमारा मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स हमारा स्टार्ट होगी तो, ठीक है। ओके सर, अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। थोड़ा सा हम जान लेते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। मैक्सिमा मिनिमा फिर से हम ग्राफ में कवर करेंगे। हम ग्राफ में, इसके नेक्स्ट एपिसोड हमारा ग्राफ का आएगा। उस ग्राफ के एपिसोड में हम लोग ग्राफ क्या है वो सारे टर्म समझेंगे, किस इक्वेशन का ग्राफ किस तरीके का होता है वो भी देखेंगे, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पे अब हम लोग थोड़ा सा मैक्सिमा और मिनिमा देखेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा देखेंगे। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है। हमने एक फंक्शन चूज कर लिया बच्चों, सपोज हमने एक फंक्शन लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। हमने एक फंक्शन लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले लिया, ठीक। अब इस y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में हमें y का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए, y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा।
यस, जब तक हम x का वैल्यू पुट नहीं करेंगे तो y का मैक्सिमम वैल्यू कहां आएगा, यानी कि x के किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू पे, ध्यान सुनिएगा, x के किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू पे y का मैक्सिमम वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ में आया, ध्यान सुनिएगा। हमने लिया क्या, हमने लिया जैसे सपोज एक क्वेश्चन लिया हमने y इक्वल टू x 2x और माइनस में 3 लिया, ठीक है, y इक्वल टू 2x माइनस में 3 लिया, ओके यस। अब यहां पे देखिएगा एक इक्वेशन लिया, हमने आपको बोला कि यहां पे x का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, यस ओके -3 आएगा। तो उसी तरीके से हम x का कितना वैल्यू पुट करें कि y हमारा मैक्सिमम हो या y हमारा मिनिमम हो, ठीक है ना। चलिए तो आगे आते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या किया जाता है बच्चों कि इसका dy/dx कीजिए, dy/dx कीजिए, ठीक है, और dy/dx करके 0 कर दीजिए, ठीक है, dy/dx कीजिए और डिफरेंशिएशन करके 0 कर दीजिए, और डिफरेंशिएशन करके 0 कीजिएगा ना तो यहां से कुछ x का वैल्यू आएगा, यहां से x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा, ठीक है, x का वैल्यू आएगा, और आपको क्या करना है, यही x का वैल्यू को पुट कर देना है, x का वैल्यू पुट कर लेना है इक्वेशन में, x को पुट कीजिए, ठीक है ना, x को पुट कीजिए, कहां पे, x को कहां पे पुट करना है, यहां पे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए। अब यहां से जो रिजल्ट आएगा, अब जो यहां पे जो रिजल्ट आएगा वो आपका या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, वही रिजल्ट या तो आपका मैक्सिमम होगा या आपका मिनिमम हो जाएगा। क्लियर है क्या, हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन करके 0 किया, यहां से x का वैल्यू आएगा, x के वैल्यू को पुट कीजिए इक्वेशन 1 में, और वो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करने के बाद y या तो मैक्सिमम हो जाएगा या तो y मिनिमम हो जाएगा आपका। इज इट क्लियर, ओके सर हमें कैसे पता चलेगा कि रिजल्ट मैक्सिमम आया कि मिनिमम आया है, देखो अगर आप इसे डबल डेरिवेटिव करते हो d² अगर आप डबल डेरिवेटिव करते हो और रिजल्ट हमारा नेगेटिव आ जाता है, दैट मींस हमारा बाई मैक्सिमम होगा, बाई क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसे ग्राफ में और अच्छे से समझ में आता है, ठीक है ना, ग्राफ में और अच्छे से समझ में आता है, d² बाई dx²। डबल डेरिवेटिव अगर हमारे पास पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो बाई जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा, हमारा मिनिमम हो जाएगा। इज इट क्लियर, ओके सर। अब जब तक इसके ऊपर हम क्वेश्चंस ना बना ले तब तक हमारा हजम होने वाला नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चंस बनाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसी स्लाइड पे हम क्वेश्चंस बना लेते हैं एक। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चंस बना रहे हैं अब अपना। हमने क्वेश्चन लिया बच्चों, एग्जाम्पल y इक्वल टू x टू माइनस कितना ले लेते हैं, 3x ले ले, 2 माइनस 3x² ले लेते हैं, 2 माइनस 3x² ले लेते हैं। चलिए y इक्वल टू 2 माइनस 3x² ले लिया, ओके यस। अब एक फंक्शन हमने लिया y इक्वल टू 2 माइनस 3x², और इस फंक्शन का आपसे मैक्सिमम और मिनिमम पूछा जा रहा है। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम, फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू ऑफ y। चलिए उतना क्वेश्चन लिखना जरूरी नहीं है, आपको क्या करना है, dy/dx करके 0 कर देना है, यस कीजिए। तो dy/dx कीजिए, तो फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो 2 तो 0 हो जाएगा, और ये 3 2 6 हो जाएगा, तो -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे, तो यहां से हमारे पास x इक्वल टू क्या आ रहा है, x इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे ये तो हमारे पास 0 आ रहा है ना। जब डिफरेंशिएशन करके हमने देखा तो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है 0 - 6x, तो यहां से x का वैल्यू क्या आ गया, 0।
अब x का वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कीजिए, x का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो y क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। y क्या हो जाएगा, जब x हमने 0 किया तो y कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये y या तो मैक्सिमा होगा या ये y आपका मिनिमा होगा, या तो ये आपका मैक्सिमा होगा या ये तो आपका मिनिमा हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। कैसे चेक कर लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर करते हैं, ठीक है, dx स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा कि dy बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट कर देना है। ओके सर, तो dy बाई डी एक्स तो ये आया हुआ है, इसके रिजल्ट को फिर से आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, -6 है। इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, -6 आ गया, जो कि नेगेटिव आ गया। और अगर नेगेटिव आ गया तो y क्या होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ये क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया। यस, होना भी चाहिए था। ये हमारा x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू जो 2 आया वो मैक्सिमम आया। सर मिनिमम क्यों नहीं, मिनिमम आप निकाल ही नहीं सकते हो। मिनिमम आप यहाँ पे जब तक आपको रेंज नहीं देगा एक रेंज, तब तक आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। यानी इसका मिनिमम आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, इसका मिनिमम हो सकता है इनफिनाइट पे जाएगा। कहां पे जाएगा, इनफिनाइट पे जाएगा। क्यों, देखिएगा बच्चों, आप x का वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते चले जाओगे, इंक्रीज करते चले जाओगे तो ये वाला फैक्टर इंक्रीज होगा, और ये फैक्टर कहां पे इंक्रीज होगा, नेगेटिव में। जब नेगेटिव में इंक्रीज होगा तो नेगेटिव इंक्रीज होगा तो नेगेटिव वाला वैल्यू मिनिमा हो जाएगा ना, नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमा। जब x का वैल्यू पुट करोगे, इंक्रीज करोगे, तो यहाँ पे y का वैल्यू ओवरऑल नेगेटिव में इंक्रीज करेगा। किस में इंक्रीज करेगा, नेगेटिव में इंक्रीज करेगा, ना कि पॉजिटिव में इंक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या। ओके सर, तो यहाँ पे नेगेटिव में इंक्रीज करने के कारण यहाँ पे केवल मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों, हमें x का वैल्यू मालूम है क्या, नहीं मालूम है कि x कहां तक जाएगा, हमें मालूम नहीं है। जब हमें मालूम नहीं है, इसका मतलब केवल और केवल हम मैक्सिमम वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं। अब सपोज एक क्वेश्चन और लेते हैं, हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर -2 कर दिया, तो अब अगर एक्स स्क्वायर -2 कर दिया तो इसका डिफरेंशिएशन करो, डी बाई डी एक्स करो, 0 करो, डी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2 तो 0 हो जाएगा। अगेन x इक्वल टू 0 आ रहा है, अब x इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है ना। यहां से हम बना रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, तो यहां से अब हमारे पास आ जाएगा क्या, बताओ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 तो डिवाइड x इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 आ गया। x का वैल्यू 0 आते ही y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x 0 y आ गया -2। अब बताओ यहां से ये y मैक्सिमम आया कि मिनिमम आया, कुछ नहीं करना है, अगेन डिफरेंशिएट कीजिए। तो अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, बताओ, अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो 2x का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब y जो होगा वो मिनिमम होगा। क्यों सर, क्योंकि हमें मालूम है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 जो है, यहाँ पे x हमारा अब इंक्रीज करोगे तो प्लस है हमारा, यानी ये वाला वैल्यू बढ़ जाएगा, तो x प्लस हो गया, तो x जितना ज्यादा y उतना ज्यादा। तो y कितना ज्यादा हमें नहीं मालूम, क्यों, x का जितना ज्यादा से ज्यादा वैल्यू पॉसिबल होगा y उतनी ज्यादा से ज्यादा होगा, x जितनी ज्यादा होगा y उतनी ज्यादा होगा। तो जितनी ज्यादा होगा कितनी ज्यादा होगा हमें मालूम है क्या, नहीं ना। तो कितनी ज्यादा होगा हमें नहीं मालूम, वो डिपेंड करेगा x के वैल्यू पे। तो x का एक वैल्यू 0, x का 0 तो y क्या आ गया, -2 आ गया। यानी कि मिनिमम वैल्यू इस इक्वेशन का मालूम है और मैक्सिमम वैल्यू इस इक्वेशन का हम बता नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या था, माइनस में था, इसलिए यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे हमने मैक्सिमम डिसाइड किया, मिनिमम का पता नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम का पता नहीं, मिनिमम का पता है। क्लियर है क्या। आई होप आपको मैक्सिमम और मिनिमम भी चीजें क्लियर हो गई होगी। और मैक्सिमम मिनिमम भी हम काफी जगह यूज करते हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी वगैरह में हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। ओके, तो हमारा डिफरेंशिएशन का यूज भी पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। अब हम कैलकुलस का अपना सेकंड पार्ट इंटीग्रेशन की ओर मूव करते हैं। ओके, तो आओ अब हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन हमने कंप्लीट कर दिया, अब इंटीग्रेशन की बारी। इंटीग्रेशन है क्या, इंटीग्रेशन बच्चों डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। जिस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन में फंक्शंस को ब्रेक करना सीखा, उसी तरीके से इंटीग्रेशन हमें यह सिखाता है कि टूटे हुए पार्ट को किस तरीके से ऐड किया जाता है। तो टूटे हुए पार्ट को ऐड करना ही हमारा इंटीग्रेशन कहलाता है।
ओके यस। इंटीग्रेशन हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जिसके पास प्रॉपर लिमिट होता है, एक ऐसा इंटीग्रेशन होता है जिसके पास कोई प्रॉपर लिमिट नहीं होता, राइट ओके। तो जिसके पास लिमिट नहीं होता उसको हम लोग बोल देते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और जिसके पास लिमिट होता है उसको बोल देते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब इंडेफिनिट हो या डेफिनिट हो, ठीक है ना, हमारे पास जो बेसिक रूल है इंटीग्रेशंस का वो दोनों टाइप के इंटीग्रेशंस के लिए वैलिड होते हैं। डिफरेंट इंटीग्रेशंस में क्या करते हैं, लास्ट में जो लिमिट होता है ना बस उसे पुट कर लेते हैं और इसका कोई काम नहीं होता है। इंटीग्रेशन का सिंबल हमारा ये होता है, हमें मालूम है, तो यहाँ पे हमने ये सिंबल दे दिया, यहाँ पे हमने ये सिंबल दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने कुछ प्रॉपर लिमिटेड लिखा ए और बी तो ये हमारा होता है लोअर लिमिट, ये क्या होता है हमारा लोअर लिमिट, और ये हमारा क्या होता है अपर लिमिट होता है, ये हमारा क्या है अपर लिमिट है, ठीक है। ये हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन, ये हमारा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। चलो आ जाते हैं अपना बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर, तो इसे तुरंत कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, पहला रूल, फर्स्ट, सबसे पहले हमें ये बताओ इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन आपको फंक्शन लेना पड़ेगा। हमने एक फंक्शन लिया बच्चों, है ना, एक फंक्शन लिया x टू द पावर n का, x टू द पावर n का, और ये जो फंक्शन है यहाँ पे n इक्वल टू -1 पर वैलिड नहीं होगा, -1 पर नॉट वैलिड है, -1 पर ये वैलिड नहीं होगा। क्यों -1 पे वैलिड क्यों नहीं होगा, क्योंकि पावर -1 यानी कि वो 1/x बन जाएगा, और 1/x जो होता है वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है इंटीग्रेशन का, वो होता है लॉग के फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहां से हमारे पास इंटीग्रेशन जो हो जाएगा बाई dx का, बाई dx जो हो जाएगा यानी कि x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है ना। x के रिस्पेक्ट में यहाँ x तो यहाँ भी x, तो इंटीग्रेशन हमारे पास इस फॉर्मेट में आ जाएगा, और प्लस c आपको ऐड कर देना है। प्लस c क्या है सर, c हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट होता है, c हमारा क्या इंटीग्रल कांस्टेंट है। ये तब ऐड होता है जब हमारे पास लिमिट नहीं गिवन होता है, ये तब ऐड होता है जब हमारा लिमिट गिवन नहीं होता है। यहाँ पे देख रहे हैं किसी भी टाइप का लिमिट नहीं है, इंटीग्रेशन दोनों टाइप में सेम ही आएगा, चाहे वो डिफिनिट हो चाहे इनडिफिनिट हो। एग्जाम्पल, हमने लिया एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, क्या होगा x³ हो जाएगा, ठीक है। क्या x मैच कर गया, पावर 1 ऐड कर दीजिए, टोटल पावर से डिवाइड कीजिए प्लस c, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इस तरीके से आपको दें, ये सब बताइए x पावर 1/2 क्या होगा, आप क्या कहोगे, 1/2 ऐड कर दो, तो 1/2 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, यस, तो क्या हो जाएगा 2/3 प्लस c, क्लियर है, यस। अब हम आगे चलते हैं और ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्या कांस्टेंट का यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया y इक्वल टू k ले लिया, y इक्वल टू क्या लिया k लिया, और k हमारा क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो k dx हमने किया, ठीक, तो k को बाहर कर दीजिए और यहाँ पे आ जाएगा dx। अब ये dx क्या है, dx हमारा छोटा छोटा पार्ट है, इंटीग्रेशन क्या है मशीन, इंटीग्रेशन नाम है इसका। ये क्या करता है, चीजों को ऐड करता है, तो dx 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 को ऐड कर देगा तो x बना देगा, तो k dx का इंटीग्रेशन x k x प्लस c, खत्म। ओके, याद रखिएगा आज से dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, अगर k रहेगा तो kx हो जाएगा। ओके यस। एग्जांपल, अगर हमारे पास 4dx रहा, क्या रहा, k की जगह 4, तो k की जगह 4 तो 4 हो जाएगा, और dx इंटीग्रेशन x प्लस c, खत्म। ओके, अब आगे आते हैं हम लोग, और इसका एक और खास प्रॉपर्टी होता है, क्या ध्यान से सुनिएगा, कि अगर हमारे पास u प्लस v के फॉर्मेट में हो और इनटू dx, तब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं सेपरेट करके, u dx कर लेते हैं और प्लस में v dx कर लेते हैं, क्लियर है। ओके, एग्जांपल, हमने लिया 2x स्क्वायर प्लस 3x और -5, इस तरीके का एक हमने टर्म ले लिया, और इसका इंटीग्रेशन हमने आपको बोला कि कर दीजिए। क्या करोगे, सभी टर्म को आप सेपरेट कर लीजिए, 2x स्क्वायर हो जाएगा, dx हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा 3x dx हो जाएगा, ठीक है क्या,
फिर क्या हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा, बाहर कर लीजिए तो बाहर कर लीजिए dx। यहां से हमारे पास 2 को बाहर कीजिएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, 3 बाहर करिएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और -5 और ये हो जाएगा एक्स प्लस सी। आंसर क्लियर है क्या? इस तरीके का इंटीग्रेशन आप कर लोगे। आगे चलते हैं हम लोग, अब आगे हम चलते हैं। अब y इक्वल टू ई टू दी पावर x लेते हैं, ठीक है क्या? तो यहां से हमारा जो इंटीग्रेशन आ जाएगा y dx, यानी कि ई टू दी पावर x का जो इंटीग्रेशन आएगा ये यही रहेगा e टू दी पावर x प्लस c। लेकिन हाँ, ये तभी तक वैलिड है जब यहाँ पे e के पावर x हो, तभी तक वैलिड हो। अगर इसके बाद कुछ और हो जाएगा तो उसमें कुछ और चीजें हम ऐड कर देते हैं, जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन में किया था, वो हम अभी बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में। अब हम आगे आते हैं, y इक्वल टू 1/x ले लिए, ठीक है? तो यहां से इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/x dx का जो इंटीग्रेशन आएगा, यहाँ x तो यहाँ x अगर मैच कर गया तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग के फॉर्म में ln x प्लस c, ठीक है? ओके, अब हम आगे आते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास sin x का आ गया, किसका आ गया? sin x का। sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस में cos x। क्या होता है? माइनस में cos x। प्लस c लगाना नहीं भूलिएगा। अगर हमारे पास cos x आ रहा है, ठीक है, cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin हो जाता है, तो sin x प्लस c, ठीक है क्या? तो इस तरीके का ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी था इंटीग्रेशंस का, कुछ बेसिक रूल था जो कि हमें जानना जरूरी होता है, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन काफी टर्म हमारा काफी टाइम पे हमारा यूज होते रहता है फिजिक्स में हमेशा, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे हमने कुछ आपके लिए फॉर्मूला बना दिया था एक चार्ट में, पूरा का पूरा डिफरेंट इंटीग्रेशंस का। चलिए देख सकते हो यहाँ पे x पावर n का, ये नॉट वैलिड फॉर n इक्वल टू -1, n के n यहाँ पे -1 रहेगा तो वैलिड नहीं होगा। dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, k dx kx हो जाएगा, जो कि अभी हमने देखा सारा टर्म है ना, ये सभी टर्म हमने देख लिया। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे ये हमारे पास माइनस cos x इंटू cot x, इसका आ जाएगा माइनस, अच्छा एक जगह माइनस यहाँ पे हटाना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ठीक है? चलिए, क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, अब हमारे पास एक और टाइप का इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है ना? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसे हम बताएंगे बाय प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर प्रोसेस बताएंगे, ठीक है ना? पूरी प्रोसेस से बताएंगे, लेकिन लास्ट में हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता देंगे, ठीक है ना? कि आप ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर ले आओगे, ठीक है ना? आ जाओ। पहला क्या कहता है? पहला कहता है y इक्वल टू साइन 2x, y इक्वल टू साइन 2x। इसके हमें क्या चाहिए? इंटीग्रेशन चाहिए। अब क्या करोगे? y की जगह वैल्यू पुट कर लोगे साइन 2x, और यहाँ पे dx आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने बताया आपको कि साइन का इंटीग्रेशन जो होता है, साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो चाहे जो भी हो, हमें मतलब नहीं है, इसका रिजल्ट से अभी फिलहाल हमें मतलब नहीं है, माइनस cos x प्लस cos x, इससे मतलब नहीं है। मतलब हमको इस बात से है कि यहाँ पे अगर x है तो यहाँ भी x था। यहाँ एक सिंगल एंगल था, एंगल में ना तो मल्टीप्लीकेशन कुछ था, ना तो कुछ ऐड था, ना तो उसका कुछ कोफिशिएंट था क्या? नहीं ना। तब ऐसे केस में साइन का इंटीग्रेशन प्योर कॉस होता है। अगर हमारा एंगल प्योर हो, उसमें कुछ भी मिलावटें ना हो, तभी हमारा साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है। लेकिन अगर जिस दिन हमने मिला दिया, इसमें कुछ मिलावटी कर दिया, तब है मिलावटी को भी हमें चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, मिलावटी तो हमने कर दिया ना, साइन एक्स की जगह पे 2x कर दिया, हमने चेंज कर दिया ना एंगल। जब यहाँ पे एंगल चेंज कर दिया, अब आप कहोगे साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस 2x। आंसर गलत कर दिया जाएगा, आंसर आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा भैया। सर आंसर कैसे गलत हो जाएगा? हमने तो पढ़ा है कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे एंगल जरा देखना, यहाँ पे एंगल 2x है, जो आपने पढ़ा था वहां पे केवल एंगल x था, केवल एंगल क्या था? x था। तो अब क्या करोगे? इस पूरे एंगल को आप सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर दो।
इस पूरे एंगल को आप सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर दो। तो सिंगल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ हमें मानना पड़ेगा, कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे कुछ मान लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने 2x को ना u काउंट कर लिया। क्या काउंट कर लिया, u। अरे भैया आप यहाँ पे देखो, अगर हमने 2x को सिंगल फॉर्मेट में u काउंट कर लिया, सॉरी, अगर 2x को हमने u काउंट कर लिया क्योंकि सिंगल फॉर्मेट में चाहिए, तो अगर यहाँ पे x था तो dx, तो u तो du हो जाएगा। क्या हो जाएगा, du हो जाएगा। क्यों, अगर आप 2x को ध्यान सुनिएगा बच्चों, अगर आप sin 2x को हमने मान लिया कि ये u हो गया, अब यहाँ पे ये dx रहेगा क्या, नहीं, अब ये dx नहीं रहेगा। dx को रहने का यहाँ पे कोई अब यहाँ पे संभावना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि x के साथ dx चलता है तो u के साथ du चलेगा। तब हमको u से du तक सफर तय करना है, हमको u से du तक का सफर तय करना है। तो u से du तक कैसे पहुंच पाओगे, डिफरेंशिएशन से। अब इसको करो डिफरेंशिएट, ठीक है क्या, यानी u इक्वल टू क्या हो गया, 2x। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो du बाई dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है क्या, ओके सर। तो बताओ हमें यहाँ से dx इधर जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, du नीचे में 2 आ जाएगा इक्वल टू dx। यानी कि क्या हुआ, 2x को u बना दिया तो dx जो है u के फॉर्म में कितना आ गया, du बाई 2 आ गया, du बाई 2। तो 1/2 किधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन u और du। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाई dx साइन u du, क्या सिंगल एंगल के फॉर्म में आ गया, यस। जब ये सिंगल एंगल के फॉर्म में आ गया तो साइन का इंटीग्रेशन बताओ, माइनस कॉस एक्स, तो क्या लगाओगे, 1/2 और माइनस कॉस u, ठीक। तो माइनस 1/2 और कॉस u का मतलब क्या था, 2x, तो कॉस 2x। दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके, यस। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट। इसमें हम वो शॉर्ट टर्म हम बता दें कैसे से सोल्व करेंगे हम, ठीक है क्या, टेंशन आप नहीं लेना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है, y इक्वल टू 4 cos 2x प्लस 6। यहां भी वही करोगे आप, 2x प्लस 6 को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, तो 2x प्लस 6 को आप u काउंट कर लीजिए। तो u काउंट करोगे तो du फॉर्मूला लाना पड़ेगा, तो du के लिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन करोगे du बाई dx, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, 2 आ जाएगा, यस। तो du बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा ना, यस सर। आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, तो बाई dx, बाई की जगह पे ये फॉर्मेट है, लिख नहीं रहे पूरा फॉर्मेट क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। अब यहाँ पे देखो 4 बाहर आ जाएगा, यस सर, और यहाँ पे cos u और क्या हो जाएगा, du बाई 2 हो जाएगा, ओके। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो 4 साइन। अब देखना यहां से 2 बाहर आ जाएगा, तो यहां से 2 आ जाएगा, 4 साइन और क्या eu, तो 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और eu जो टर्म था उसे पुट कीजिए 2x प्लस 6 है, तो 2x प्लस 6, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब एक चीज आपने फोकस नहीं किया, बहुत सिंपल था, एंगल का जो वेरिएबल टर्म है, आपने देखा यहाँ पे एंगल का वेरिएबल टर्म x है, तो एंगल के कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 2। वेरिएबल टर्म की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो वेरिएबल टर्म x, उसका कोफिशिएंट 2, तो उसी से अपने डिवाइड कर देना है, खत्म, हमेशा वही है। यहाँ पे वेरिएबल टर्म कौन था, x, 6 तो कांस्टेंट है, x का कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिए बस, और जो cos का इंटीग्रेशन होता है वो बस हमने पुट कर दिया। ध्यान से देखिए, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है, तो माइनस यहाँ पे cos यहाँ पे,
और जो एंगल है, जो एंगल में जो वेरिएबल टर्म है उसके कोफिशिएंट से बस डिवाइड कर देना है। याद रखिएगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में बहुत सिंपल है। जो इंटीग्रेशन होता है टर्म का वो लिख दीजिए और एंगल का कोफिशिएंट से आप डिवाइड कर दीजिए। एंगल के कोफिशिएंट से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। वही तो हमने किया है सभी जगह पे। अब अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन इसकी बात कर लेते हैं, किसका, तीसरे का, क्या हमारे पास y इक्वल टू 5 इंटू ई के पावर माइनस में 2x है। अब जरा बताना इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बिना सोल्व किए। सर इसका इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा, 5 तो है बाहर हो जाएगा, जो है वो तो रहेगा, e की पावर माइनस 2x रहेगा। ओके, अब यहाँ पे e की पावर माइनस 2x और x का कोफिशिएंट कितना है -2, तो उससे डिवाइड कर दो, आ गया आंसर आपका, आ गया आपका आंसर। अब सोल्व करके देखिए, उसी तरीके से सोल्व करके देखिए, आंसर आ जाएगा। कैसे सोल्व करना है, हमने -2x को क्या माना, u माना, ठीक है क्या, -2x क्या माना, u माना। ओके यस सर, तो इसे डिफरेंशिएट करो u को x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तो du बाई -2 हो जाएगा, du बाई -2 इक्वल टू dx हो जाएगा। चलिए इसे सोल्व करते हैं, तो बाई dx हमारे पास 5 बाहर कर लो, e की पावर -2x को u काउंट करो, तो u काउंट करते ही यहाँ पे du हो जाएगा, क्यों, e की पावर x का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था, यस, तो u का du हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से 5 हो जाएगा। ओके, du dx यहाँ पे du के फॉर्म में कितना आया, du बाई 2 था, du बाई 2 माइनस में, तो माइनस बाहर आ जाएगा, 5/2 भी हो जाएगा नीचे में, e के पावर u का इंटीग्रेशन e के पावर u, और जो हमारा e के पावर u का जो वैल्यू है पुट कीजिए -2x, तो -2x, देखिए तो हमारा वही था ना, -5/2 e की पावर -2x। ठीक है, आप इसे सोल्व कीजिएगा, अगर नहीं बन पाएगा तो हम बता देंगे आपको। ठीक है क्या, ये था हमारे पास इंटीग्रेशन। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशंस का काम क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। डिफरेंट इंटीग्रेशंस में हम लोग करते क्या है कि जैसे हमारे पास कोई एक इंटीग्रेशन दिया, हमने x से dx लिया, ठीक है ना, और x का इनिशियल वैल्यू हमने दे दिया 1 और x का फाइनल वैल्यू हमने दिया 2। ठीक है, लिमिट हमने दिया x का 1 से 2। और एक चीज हम और आपको बता दें कि लिमिट हमेशा उसका चलता है जो d के फॉर्मेट में हो। d के फॉर्मेट में कौन है, x है, तो d के साथ जो x रहता है ना, लिमिट उसी का किया जाता है। ये नहीं कि यहाँ पे हम y का लिमिट पुट कर देंगे, ये नहीं कि यहाँ पे z का लिमिट पुट कर देंगे, किसी का भी लिमिट पुट कर देंगे ना भैया, ऐसा नहीं होगा। जो वेरिएबल टर्म होगा ना, लिमिट उसी का होगा। अगर 3D में कोई वेरी कर रहा है तो तीन को वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे होगा, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। अगर 1D में होगा तो 1D का वैल्यू होगा, अब 1D आपका x होगा तो केवल x का वैल्यू होगा, अगर 1D y होगा तो केवल y का वैल्यू होगा, अगर 3D में वेरी कर रहा है तो 3 डायमेंशनल वैल्यू रहेगा। ठीक है, ओके, तो यहां से हमें मालूम है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट छोड़ दीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, और इसका लिमिट ऊपर वाला वैल्यू ऊपर में पुट कीजिए, नीचे वाला नीचे में पुट कीजिए। आप प्लस से पुट करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, चलिए, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 को साइड कीजिए और इस x की जगह पे अपर लिमिट पुट कीजिए, यानी कि x की जगह पे अपर लिमिट कितना हो जाएगा, x की जगह पे ऊपर वाला वैल्यू 2, अब फिर नीचे वाला वैल्यू पुट कीजिए, x की जगह पे 1, और अपर लिमिट लोअर लिमिट के बीच में माइनस पुट कर लीजिएगा। ठीक है क्या, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2 का 4 और -1, यानी कि 4 - 1 3/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। यानी कि इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम बना लेते हैं, जैसे एग्जांपल हमने लिया sin x, क्या ले लिया, sin x और dx, यहाँ पे हमने लिया 0 डिग्री और यहाँ पे हमने ले लिया 30 डिग्री। ठीक है क्या, 0 डिग्री और 30 डिग्री। चलिए अब यहाँ पे हमने 0 डिग्री 30 डिग्री नहीं 37 कीजिए, 37 कीजिए, मजा आएगा, 37 डिग्री। ठीक है क्या, 0 डिग्री और 37 डिग्री हमने ले लिया लिमिट। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, सर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस में कॉस एक्स पुट कीजिए, और यहाँ पे 0 से 37 डिग्री, तो यहाँ से आपको क्या करना है, माइनस में cos 37 डिग्री, यानी कि cos 37 डिग्री अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट cos 0 डिग्री। ओके, तो माइनस cos 37 क्या होता है बताओ, cos 37 होता है 4/5 होता है ना, अब माइनस में cos 0 क्या होता है, वो 1 हो जाएगा, तो माइनस में 4/5 -1,
4/5 -1 यानी कि माइनस में 1/5 होगा। यस, तो माइनस माइनस प्लस 1/5। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको इंटीग्रेशन समझ में आ गया होगा। जितना हमारे काम का था इंटीग्रेशन हमने भी कंप्लीट किया। अब इंटीग्रेशन का यूज कैसे करते हैं हम लोग फिजिक्स में, ध्यान से सुनिएगा। इंटीग्रेशन वहां पे आपको यूज होता है जहां पे छोटे छोटे टर्म को बड़ा टर्म बनाना होता है। जैसे हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया, जैसे सपोज दैट है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, हमने कोई एक ग्राफ लिया, यहाँ पे कोई भी एक ले लिया और यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन हमें लिया, ठीक है, एक छोटा सा पोर्शन। तो यहाँ पे इसका एरिया रेक्टेंगल की जैसे बिहेव करता है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा आपको चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर हम लोग इंटीग्रेशन कवर करते हैं, है ना। पूरा कोई एरिया निकालने के लिए हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, इंटीग्रेशन का। एक छोटा सा एरिया निकाल देते हैं, फिर टोटल टर्म के लिए एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक, ये तो चीजें हम आगे पढ़ेंगे भी जब हमारा टॉपिक आ जाएगा अपना मैकेनिक्स वगैरह, जो भी टर्म रहेगा हमारे पास उसके अनुसार हम कवर कर लेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशंस, ये जो इंटीग्रेशंस है, इंटीग्रेशंस का यूज करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। जिस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशंस का यूज करके इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करते थे फिजिकल क्वांटिटी का, उसी तरीके से इंटीग्रेशंस का यूज करके भी हम कैलकुलेट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। यकीन नहीं आता है तो देख लो। अब जैसे कि सपोजेड प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था v इक्वल टू क्या होता है, dx/dt। यस, हमने पढ़ा था a इक्वल टू क्या होता है, dv/dt। यस, आप ध्यान दीजिएगा, अगर हमें x निकालना होता था, ध्यान से सुनिएगा, x रहता तो v निकालने के लिए डिफरेंशिएट करते थे, v गिवन रहता था तो a निकालने के लिए डिफरेंशिएट करते थे। लेकिन अगर हमारे पास dx गिवन है और v पूछ दे तो हमने क्या बोला, शायद उल्टा बोल दिया। x रहेगा, v चाहिए, डिफरेंशिएट करोगे। अगर v गिवन रहेगा और dx चाहिए तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, v dt हो जाएगा। यस, यहां से dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, a dt हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस, x रहेगा गिवन, v निकालने के लिए डिफरेंशिएट, लेकिन अगर v गिवन होगा x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। a रहेगा, v पूछेगा तो इंटीग्रेट। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चीजें क्लियर है? यस सर। बाकी इसके ऊपर हम मैकेनिक्स में अपना बात करेंगे। अब सपोज दैट हमारे पास v इक्वल टू 2t+3 गिवन है, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड चेंज इन पोजीशन, find change in position between initial time 1 to final time 2 सेकेंड। ठीक है क्या? ओके सर, तो हमें पोजीशन चाहिए तो dx हो जाएगा, dx इक्वल टू होता है क्या, v इंटू dt होता है ना। यस, तो v का वैल्यू क्या हमारे पास, v का वैल्यू है 2t+3, यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग 2t+3 और इंटू में dt। अब देखिए u प्लस v के फॉर्मेट में जो हमने अभी इंटीग्रेशन बताया, क्या उसी के फॉर्मेट में नहीं आ गया? आ गया ना। ओके चलिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 को बाहर कर देना है, सेपरेट कीजिए 2t dt, फिर प्लस में 3 dt, इंटीग्रेशन कीजिए। क्लियर है? यस, 2 को बाहर कीजिए और t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2 हो जाएगा, फिर प्लस में 3 और dt का हो जाएगा t। ओके, यस सर। आप ध्यान दीजिएगा, सभी का लिमिट क्या है, 1 से 2, तो लिमिट पुट कीजिएगा 1 से 2, लिमिट क्या पुट कीजिएगा, 1 से 2, और इसका भी लिमिट 1 से 2, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। यस सर, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह पे 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस लगाओगे, -1 का स्क्वायर। ये तो हमारा फर्स्ट टर्म का आया। सेकेंड टर्म की बात करते हैं, ठीक है क्या? सेकेंड टर्म की अगर हम बात करते हैं तो 3 तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर अपर लिमिट टी की जगह पे 2, तो 2 और लोअर लिमिट 1। क्लियर है? यस सर। 2 का स्क्वायर 4 - 1 ये 3 हो जाएगा, प्लस में यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 और 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 ना, तो 3 × 1 दैट मींस 6 मीटर। कितना मीटर? 6 मीटर। सही है, कितना मीटर? 6 मीटर। आप इस तरीके से इंटीग्रेशंस का यूज करके फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमारा ये टॉपिक नहीं है
कि किस तरीके से हम क्वांटिटी डील करते हैं, बल्कि यहाँ पे केवल हमें ये बताना था कि हम इस तरीके का यूज करके, कैलकुलेशंस का यूज करके, प्रोसेस का यूज करके हम क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंशिएशन में भी हमने देखा और इंटीग्रेशन में भी हमने देखा। ठीक है क्या सर? डिफरेंशिएशन का यूज और कहीं होता है? हाँ, डिफरेंशिएशन का यूज एवरेज निकालने में भी होता है, जब किसी क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो। ठीक है ना? तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख देते हैं, वैसे हम यूज करेंगे तो वहां पे डायरेक्ट कवर कर लेंगे। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो इसको हमको एवरेज चाहिए। क्या चाहिए? एवरेज। ये हमारा सिंबल होता है एवरेज का। ठीक है ना? बाय का एवरेज निकाल रहे हैं, या फिर इसको बाय बार कर दो, तो यहां से हमारे पास हो जाता है क्या? बाय का डीएक्स करो, बाय का इंटीग्रेशन करो और एक्स का इंटीग्रेशन करो, ये हमारा एवरेज का होता है। ठीक है ना? ये हमारा एवरेज होता है, ये एवरेज होता है। ठीक है क्या? एवरेज। गहरी सांस लो आप, क्योंकि हमने पूरी तरीके से कंप्लीट किया इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को। अब हमारा एक एपिसोड और होगा, उस एपिसोड में हम बात करेंगे ग्राफ के ऊपर, है ना? ग्राफ में स्लोप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ कवर कर लेंगे, ग्राफ की एरिया निकालना सीखेंगे। ठीक है ना? तो वो हम लोग अगले एपिसोड में कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड हमारा ग्राफ पे होने वाला है। उसके बाद हम लोग यूनिट और डायमेंशन को उड़ाएंगे। ठीक है ना? यूनिट और डायमेंशन को उड़ाएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। इस एपिसोड को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप अपना ख्याल रखें और अच्छे से स्टडी करते रहें, क्योंकि हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है नीट के एग्जाम में। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।